नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि भाई एग्जैक्टली बीमारी क्या है और बीमारी की जड़ क्या है। और मैंने आपको कहा था कि भाई आहारिक रोग, व्यवहारिक रोग, मानसिक रोग और कर्म रोग, इस तरह की 4 बीमारियां हमारी होती है। तो बीमारी का इलाज क्या है? आमतौर पे आपको देखने की बहुत ज़रूरत है कि देखो, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इस तरह के हम लोग नाम लेते हैं। लेकिन ये जितनी भी थेरेपीज़ है, इसमें हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटर है कि भाई जितना नेचुरल तरीके से हम लोग एक अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं वो आपको रखना ज़रूरी है। नेचुरल तरीके से हम लोग कैसे हेल्थ मेंटेन करते हैं, तो इसलिए समझने की कोशिश करो। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसको हम लोग 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। हमारा शरीर जो है 5 महाभूतों से बना है। और ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? एक को हम लोग कहते हैं जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। अगर ये 5 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है और वो सारे के सारे अगर तत्व अगर बैलेंस्ड है, यानी कि जितने होने चाहिए उतने अगर है, तो हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। और हम बीमार कब हो जाते हैं? अगर इन 5 तत्वों में से अगर कोई भी एक तत्व अगर कम हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। इन 5 तत्वों में से अगर कोई भी एक भी तत्व अगर कम हो जाता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी, जल तत्व। पानी हमारे शरीर में जितना होना चाहिए, हमारे एज और साइज के हिसाब से उतना पानी का होना ज़रूरी है। अगर पानी कम हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में किसी न किसी तरह से हमारी बीमारी लगेगी। और ऐसा नहीं सोचो कि भाई बीमारी का कोई नाम होता है या बीमारी वैसे ही होती है। देयर कैन बी 100 डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई वाकई में मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो जल तत्व से है या पानी की कमी की वजह से है, ज़्यादा होने की वजह से है? कैसे पता चलेगा? देखो, अगेन अपने आप को समझने की कोशिश करो। आप जब धूप से चल के जब घर में आते हो, थक जाते हो, आप बैठते हो और कहते कि यार पानी पिला दो मुझे जल्दी से, बहुत प्यास लगी है। आप 1 गिलास पानी पीते हो, सामने वाला पूछता है कि भाई और ले लोगे? कहते हैं हाँ और एक थोड़ा दे दो। तो और एक वो गिलास ला के देता है, उसमें से आप आधा पीते हो और छोड़ देते हो। आपने 1.5 गिलास पानी पिया। देखो, जिस तत्व की कमी आपके शरीर में होती है उस तत्व की डिमांड जो है आपका शरीर करता है। शरीर आपको बताता है कि भाई आपके शरीर में पानी नहीं है, पानी पियो, और आप पानी पीते हो। और पानी पीने के बाद तो रिलैक्स, अभी मुझे बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि भाई जिस तत्व का अभाव है या कमी है, उस तत्व का जो है शरीर डिमांड करता है। और जैसे शरीर डिमांड करता है आपको उस तत्व की जो है पूर्ति करनी है। मान के चलो कि भाई आज के डेट पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया और आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। आप घर में गए, कहते यार मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अभी इसमें आकाश तत्व की कमी हो गई है। नाउ ही हैज़ टू रेस्ट, सोने दो उसको। जब वो सो जाएगा, सोते सोते जब टोटल बॉडी जब रिलैक्स हो जाती है तो आकाश तत्व की जो है फुलफिलमेंट होती है और उसके बाद जो है आकाश तत्व की कमी नहीं है एंड ही फील रिलैक्स्ड।
लेकिन हम लोग कई बार क्या कर लेते हैं, हमारा अपना दिमाग चलाते हैं और वो दिमाग इस अंदाज तक चलता है, हमें पता भी नहीं चलता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। मान के चलो कि भाई आपके शरीर के अंदर अग्नि तत्व की कमी है, किसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, किसी तरह से आपने इतनी ज़्यादा ठंडी हवा जो है ये करीब कर, आजकल मैंने लड़कों को देखा है कि बिकॉज जो बाइक के ऊपर चलाते हैं आगे का जैकेट खुला हुआ है, बड़ी बुरी तरह से उनको हवा लगती है, और घर में आने के बाद भी जो है किसी भी तरह से वो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि भाई अभी मुझे किसी तरह से कि भाई गचक खानी है या गुड़ खाना है या इस तरह की कोई चीज़ की जो हमारे अंदर जो है जो अग्नि तत्व की पूर्ति करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अल्टीमेटली जो है इन चीज़ों को जो है शरीर बर्दाश्त करता है और फिर बीमार हो जाता है। तो जिस तत्व की कमी है, अभाव है, उस तत्व की जो है शरीर डिमांड करता है। मान के चलो कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता है। कैलोरीज हमें दो तरह से मिलती है, एक तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि जो भी रोटी खाते हैं या सब्जी खाते हैं या चावल खाते हैं, उससे हमें मैक्सिमम जो है कैलोरीज मिलते हैं, क्योंकि जो भी खाते हैं आगे जाके जो है वो शुगर में ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि भाई मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं खाना कम खाता हूँ, या आज के डेट पे खाना नहीं मिला है, मेरी आदत पड़ गई कि भाई कम खाना खाने की, पता नहीं किसने कुछ कहा, मैंने खाना कम खाना शुरू कर लिया। अभी मुझे क्या होता है कि मुझे मीठा खाने के लिए दिल करता है, मीठा खाने के लिए दिल करता है, और जब मैं मीठा खाने के लिए जब शुरू करता हूँ तो सारे लोग कहते हैं यार तुम मीठा खाते हो, इस उम्र में बीमार होना है क्या, आपकी शुगर ऐसी शूट अप कर जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं हम लोग क्या क्या कहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि भाई अगर मान के चलो कि भाई हमारे पास किसी भी एक तत्व की अगर कमी है, मान के चलो कि भाई मुझे पानी पीना है, लेकिन मैं इसलिए पानी नहीं पी रहा हूँ क्योंकि ये तो बिस्लरी नहीं है, इस पानी को पी के ये तो पता नहीं कहाँ का पानी है, किस नल से लाया है, मैं नहीं पीता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ। और वो जो स्टार्वेशन जो है उसको लेकर मैं बीमार हो सकता हूँ। ये हमारी दिमाग की उपज है। पानी पानी है यार, बिकॉज आप देखिए इतने सारे जानवर हैं वो जात के सीधा तालाब में पानी पी लेते हैं, दो तीन बातें नहीं सोचते हैं। तो पानी के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज है तो बॉडी उसको अपने आप ठीक कर लेती है। जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आता है, आप पढ़ाई कर करके इतने थक जाते हो, आपको नींद लग जाती है, तो आपकी मम्मी आके वापस आपको उठा दे, उठो, पढ़ाई नहीं करनी है, कल एग्ज़ाम है तेरी, सो के निकालेगा, सोने नहीं देते हैं। अगर ऐसी जो चीज़ है कि भाई जो शरीर डिमांड करता है नींद, और हम उसको नींद नहीं लेने देते हैं, शरीर डिमांड करता है पानी, हम उसको पानी नहीं पिलाते हैं, शरीर डिमांड करता है आराम, हम उसको आराम करने नहीं देते। भाई डेडलाइन है, टारगेट मीट करनी है, काम तो जाने ही देना है, कल मुझे क्लाइंट को डिलीवर करना है, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू डू द एक्स्ट्रा वर्क वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आराम नहीं करना है। मीठा खाने का दिल करता है क्योंकि कैलोरी लॉस है, बॉडी में कैलोरीज नहीं है काम करने के लिए, मीठा खाने नहीं देना, मीठा नहीं खाओ। घी, हमारी सारी की सारी जो है ओल्ड जनरेशन को आप देखेंगे तो इतना घी के पराठे खा के वो जिंदा रही है। लेकिन हम लोग देखते ही कहते हैं अरे इतना घी, पागल है क्या, हार्ट ट्रबल स्टार्ट हो जाएगा, तेरी आर्टरीज वेन्स ब्लॉक हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें जो है आपके दिमाग के अंदर जो डाली गई है, उन डॉक्टरों ने डाली है, वो किसी तरह से अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, किसी तरह से आपको ब्रेन वॉश करते हैं ये कह के कि भाई ऐसे
ये बीमारी हो जाएगी, ऐसे वो बीमारी हो जाएगी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों के प्रयोग से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, सिंपल सा फॉर्मूला, जो खाने की इच्छा होती है वो खा लो। जो खाने की इच्छा होती है उसको खा लो। डॉक्टर की बात अपनी जगह पे है, लेकिन आमतौर पे जो ब्रेन वॉश करते हैं वो इसीलिए क्योंकि वो जो हैबिट्स, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है, उनको ऐसा नहीं कि बिकॉज वो गलत क्या है, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है। और वो पढ़ाया इसलिए गया है, जैसे अभी मैंने आपको कहा पिछली क्लास में, हेल्थ इंडस्ट्री और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री। लाइफस्टाइल इंडस्ट्री आपको बीमार करने के लिए है, हेल्थ इंडस्ट्री आपको ठीक करने के लिए है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाके देखो, 5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल्स बने हैं। एक समय था कि हॉस्पिटल में दूर दूर तक कोई पेशेंट नहीं दिखाई देते थे। आज पेशेंट की इतनी भरमार होती है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जितने भी अमीर लोग हैं उनके बच्चे ऑपरेशन से ही पैदा होते हैं। जो गरीब है उनके बच्चे नेचुरल डिलीवरी से पैदा होते हैं। ये आप जानते हैं। वो इसीलिए जितने भी अमीर है उनको किसी ना किसी तरह से बताया जाता है लास्ट मिनट पे कि भाई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है माँ की लाइफ डेंजर में है, बच्चे की लाइफ भी डेंजर में है, सो टेक डिसीजन फास्ट, डराते हैं आपको। और वो सिजेरियन करते हैं। सिजेरियन का मतलब ही है कि भाई बहुत बड़ा कट लगेगा पेट के ऊपर, उसके बाद जो है 1 दिन की जगह पे 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, 10 दिन का मेडिकेशन हो जाएगा। आपको जो बिल आने वाला होता है वो करीबन 10-20 गुना ज़्यादा आ जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि भाई एक पहली डिलीवरी अगर आप सिजेरियन से करते हो तो दूसरी डिलीवरी के लिए या दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। लेकिन ये चीज़ डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, बिकॉज समहाउ जो उसको हॉस्पिटल को चलाना है। और बिना मतलब के टेस्ट, सीटी स्कैन करो, ये एक्सरे निकालो, ये ब्लड टेस्ट करो, ये जो है आप बायोप्सी टेस्ट करो, इतने टेस्ट। और उसके लिए आपका खून भी निकालेंगे, टिश्यू भी निकालेंगे, उसको कल्चर करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। समहाउ वो यही चाहते हैं कि भाई एक आदमी जब कोई भी बीमारी, सिंपल बीमारी जब ले आता है तो उस बीमारी को वो बड़ा बड़ा नाम देते हैं और उसको जो भी उसका जो खर्च करना है उसका जो है 10-20 गुना जो है आपसे खींच लेते हैं। नाउ दिस इज द सिंपल फार्मूला से द प्रैक्टिस बाय द मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंडस्ट्री पैसा कमाना है इंडस्ट्री। समझ लो यार, मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। और जब बुढ़ापे में, जब इंसान बूढ़ा है, भाई उसने अपनी ज़िंदगी जी है, 80-90 साल का है, मरने के लिए तैयार है, जब आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसको लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर रखेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो आईसीयू में लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर है। ना उसको जिंदा रखेंगे ना उसे मरने देंगे। ये फैक्ट है। जब हमने पूरी जिंदगी जी है तो खुशी खुशी मरो ना, परिवार के साथ मरो ना, अपने लोगों के साथ जो भी वार्तालाप करना है वो करके मरो ना, अपने नाते पोते के जो है चेहरे देखते हुए मरो ना। उस आईसीयू के बेड पे उस छत को देखते हुए तुम प्राण त्यागोगे क्या? इसी के लिए आपने जन्म लिया था? ये जितने भी जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जो है किसी तरह से आपको निचोड़ने के लिए बने हुए हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको कहता हूँ कि भाई अपना विवेक यूज़ करो, विवेक बुद्धि, इंटेलेक्ट आप यूज़ करो और जहाँ तक पॉसिबल है नेचुरल तरीके से ठीक अपने आप को करने की
कोशिश करो। जो हमारा जो आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट है मेडिसिन्स का, उसके अंदर हम लोग जो कहते हैं जो पंच महाभूत के बारे में अभी मैंने आपको जो बताया, उन पंच महाभूतों के जब कमी हो जाती है तो हमारे पास जो है 3 तरह की बीमारियां हमारे अंदर होती है। सिर्फ 3 तरह की बीमारियां हमारे होती है। एक को हम लोग कहते हैं कि वात, पित्त, और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं कफ। अगर कोई इंसान में अगर वात प्रकृति से बीमारी है या पित्त प्रकृति से अगर बीमारी है या उसके अंदर जो है किसी तरह से कफ प्रकृति से बीमारी है। कफ प्रकृति कुछ हद तक हमारे जो रेस्पिरेशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर जो डेवलप हो जाती है, अगर वायु तत्व की अगर कमी है, आकाश तत्व की अगर कमी है, जल तत्व की भी अगर कमी है, तो आपको जो है कुछ हद तक जो है वायु को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। वैसे ही वात है, जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सारे के सारे वात को लेकर जो है वो बनते हैं। और हम लोग कहते हैं कि भाई पित्त, जितने भी हमारे अंदर जो हार्मोनल सिस्टम्स है, उस हार्मोनल सिस्टम के अंदर अगर कोई भी अगर डिसऑर्डर अगर है तो हमारी पित्त प्रकृति में जो है हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो आयुर्वेद में जो है हमारा जो है फार्मूला जो है बहुत ही सिंपल है, और ये सिर्फ 3 ही तरह की अगर बीमारियां हैं तो 3 ही तरह की बीमारियों के लिए दवाइयां भी उन्होंने बहुत ही गिनी चुनी बनाई हैं, एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आज के डेट पे जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई आयुर्वेद को तो हम लोग कुछ मानते ही नहीं है, कहते हैं यार ये तो सब बकवास होता है, आयुर्वेद से कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपको सर्जरी करनी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी टूट गई है, तो ठीक है, एलोपैथिक हॉस्पिटल में आप जाके इलाज कराओ। लेकिन आमतौर पे जो बीमारियां आपको जो होती है उसको जो है आयुर्वेद के अंदर आपके पास इलाज है, और आयुर्वेदिक इलाज से जो है आपको ज़्यादा अच्छा और सस्ता आराम मिल सकता है। आयुर्वेद में भी आज के डेट पे कुछ हद तक ज़्यादा कॉम्पिटिशन डेवलप हो गया है कि भाई किसी तरह से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दवाई बनाएंगे और ज़्यादा से दवाई बेचेंगे, और उसके लिए बड़े बड़े फुल पेज के ऐड अखबार के अंदर डालते हैं, ताकि आपको जो है थोड़ा सा ब्रेन वॉश करते हैं, भाई पेट सफ़ा, और आप पेट सफ़ा लेना शुरू कर लेते हो तो डॉक्टर ऑर्थो, अब डॉक्टर ऑर्थो लगाना शुरू कर लेते हो। बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग कहते हैं कि अगर वाकई में अगर आपको आयुर्वेद का अगर सहारा लेना है तो अगेन किसी आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये छोटा सा बुकलेट है। यहाँ पे अभी ये बुकलेट है, ये जो बुकलेट जो है आयुर्वेद स्वास्थ्य पुस्तिका, इसके अंदर ये बनाया है इन्होंने वैद्यनाथ ने। तो वैद्यनाथ की जितनी भी दवाइयाँ होती है वो सारी की सारी दवाइयों के बारे में इन्होंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, वो सारी की सारी दवाइयाँ इन्होंने इसके अंदर लिखी हुई है। और ये छोटी सी किताब, ऐसे जैसे वैद्यनाथ का है वैसा चरक का भी मिलता है, जैसे जो है आपको और भी कंपनियों का मिलता है, पतंजलि का भी मिलता है, और किसी दूसरे का भी मिल जाता है। ये जो छोटी छोटी जो बुकलेट्स है इसके अंदर दवाइयाँ उन्होंने लिखी है, उसको आप आराम से पढ़ो, उसको समझ में आ जाता है। हर आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान में उनका कोई वैद्य भी बैठा होता है, चाहे तो उसको भी आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा इसके अंदर फार्मूला ध्यान में रखो कि इसके अंदर जो उन्होंने डोज लिखा है, जो डोज इन्होंने इसके अंदर लिखा है उसका कुछ हद तक आधा डोज दे दो, आधा दे दो। क्योंकि जब हमने जहाँ तक पॉसिबल इनको दवाई ज़्यादा बेचनी है तो वो ऐसा डोज प्रिस्क्राइब करते हैं आपको ताकि आप उसको ज़्यादा ले और जल्दी से आपकी दवाई ख़त्म हो जाए, आप नई दवाई खरीद लेंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा पर्सनल लेवल पे एडवाइस यही है कि भी जो डोज उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उस बॉटल के ऊपर या उस दवाई के ऊपर उसका आधा ले लो,
या दवाई उतना ही अगर लेना है तो आप एक दिन छोड़ के ले लो, ताकि आपका शरीर उस दवाई के लिए एडिक्ट ना हो जाए, आपके शरीर को उस दवाई की आदत ना पड़ जाए। क्योंकि जब आपका शरीर उस दवाई के लिए जब एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, फिर आप उस दवाई के बिना रह नहीं सकते हैं। जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द की दवाई खाई, 2 दिन खाना बंद करिए तो वापस जोड़ों का दर्द शुरू हुआ, वो नहीं होना चाहिए। हमें दवाई के बिना रहने की आदत डालनी है, हमें दवाई के बिना रहने की आदत डालनी है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर जो दवाई से, बीमारी से अगर बचने का अगर आसान तरीका यही है कि भाई आप अपने आप को दवाई के बिना रहने की आदत डालो। और एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई हॉस्पिटल में जाकर जो डॉक्टर्स आपको जो ब्रेन वॉश करके कहते हैं कि भाई इसका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या किसी तरह से इसका पैंक्रियास जो है निकालना पड़ेगा, औरतों के लिए वो कहते हैं कि भाई ओवरी निकालनी पड़ेगी, निकाल के फेंक दो, अभी तो कौन सा बच्चा बनाना है आपको, ओवरी जो है कि भाई यूटेरस जो है निकाल के फेंक दो। वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एक्स्ट्रा 10 बीमारियां अंदर डालने के लिए है। हर बीमारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है हमारे शरीर के साथ जो ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। इसलिए यू हैव टू, आपको बर्दाश्त करना है, यू हैव टू वेट एंड वॉच। उसको जितना, उनको कहो कि भाई मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, आप मुझे दवाई दे दो, अगर दवाई ठीक नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी या करूँगा, वो फिर अपने आप ही दवाई के ऊपर आ जाएगा। और ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसकी कोई दवाई नहीं है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती है। हम लोग आमतौर पे जो एक फार्मूला जो अपनाते हैं वो ये है कि भाई बॉडी खुद ही अपने आप को ठीक कर लेती है। इसलिए कोई भी बीमारी, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, द बेड रेस्ट। आप बेड रेस्ट ले लो। आप जब सोते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपका बॉडी का जो टोटल जो इम्यून सिस्टम जो है वो उसको ठीक करने में लग जाता है और उस बीमारी को ठीक कर लेता है। इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, अगर दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे। तो ऐसा हम लोग कई बार कहते हैं। इसका मतलब भी है दवाई लो या ना लो, आप उतने समय तक आपको उस बीमारी को बर्दाश्त करना है। लेकिन इट इज़ साइकोलॉजिकल। हम लोग कहते हैं कि मैं दवाई खाने के बाद ठीक हो गया, बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर बुखार आता है, सो जाओ। आप तब तक सोते रहो जब तक आपको उठने का दिल नहीं करता है। खाना नहीं भी खाए तो भी बात नहीं, लेकिन उस नींद की हालत में, उस सोते सोते बॉडी नेचुरल तरीके से उन तमाम बीमारियों को ठीक कर लेता है। उल्टी आती है तो उल्टी करो, अगर पेशाब आता है, टट्टी आती है तो टट्टी करो, रोको नहीं उसको। ऐसे नहीं कि टट्टी आई 2-3 बार, टट्टी आने की दवाई खाई और टट्टी को रोक ली, नो नो। अगर किसी भी तरह से जो परेशानी, हम लोग कहते हैं कि भाई जुकाम हो गया, नाक जो है बहता है, चलो उसके ऊपर गोली खा लो, अभी जो है कफ नहीं आ रहा है। नाक बहता है, आपकी छाती के अंदर जो है कि भाई डेड सेल्स है, डेड सेल्स जो है शरीर से बाहर जाना चाहते हैं, उसको निकालो ना उसको। आप उसको शरीर के अंदर ही बाहर नहीं आने देते, अंदर वो सूख जाएंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे और बीमारी, एक नई तरह की बीमारी हो सकती है। तो जो शरीर के साथ हो रहा है उसको होने दो। उल्टी आती है, उल्टी आने दो, करो जितनी उल्टी हो सके। वो एक शरीर का नेचुरल प्रोसेस होता है। भाई अंदर जो भी जहर है, टॉक्सिन्स है, शरीर ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकालता है, निकलने दो उसको। ये नहीं कि बिकॉज उल्टी जैसा लग रहा है, दवाई खाई, अभी उल्टी बंद हो गई, लेकिन यार उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो तो वही की वही है, वो तो और कहीं जगह पे जाके फूट जाएगी। तो दैट इज, हम लोग कहते हैं कि भाई जो जितना आप आराम कर सकते हैं तो नेचुरली जो है आपकी बॉडी ठीक हो सकती है। ब्यूटी पार्लर,
जब आपको ब्यूटी पार्लर में जाते हो और वहाँ पे क्या करते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है हमारे शरीर के ऊपर जो बाल है या हमारे छाती के ऊपर जो बाल है, हमारे बगल में बाल है, आप उस ब्यूटी पार्लर में जाकर उन बालों को निकाल देते हैं। देखो, भगवान ने इस शरीर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली है कि जो आपके लायक नहीं है या किसी आपके काम के नहीं है। ऐसा एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स अ फंक्शनल वैल्यू। नाखून की भी फंक्शनल वैल्यू है, बालों की भी फंक्शनल वैल्यू है। जो चीज़ आपको लगता है कि भाई इसके अंदर कोई जान नहीं है, नाखून काटने से मुझे कोई दर्द नहीं होता है, इसका मतलब भाई नाखून का कोई यूज़ नहीं है। बाल काटने से मुझे कोई दर्द नहीं होता है, इसका मतलब बालों का मुझे कोई यूज़ नहीं है। अगर ऐसा सोच पालते हो तो उस पर्टिकुलर केस में तो भगवान ने दिया क्यों, इसको तो समझ लो। हमारे नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने एक बात कही कि भाई आपको बाल नहीं काटने हैं, बाल पूरे के पूरे रखने हैं। उसका मतलब यह, तो बालों का फंक्शन क्या है? बालों का फंक्शन ये है, दे आर लाइक एंटेना ऑफ योर बॉडी। जिस तरह से हम लोग रेडियो के साथ एंटेना होती है, या हम लोग जब टीवी देखते हैं उसके ऊपर डिश एंटेना लगी होती है, वो एंटेना है ताकि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है और आपके टीवी को या आपके रेडियो को देती है। और ये जो बाल हमारे हैं वो भी दे आर लाइक अ एंटेना। आप तो जानते हैं कि एंटेना को अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा रेडियो काम नहीं करेगा। अगर हमारे डिश एंटेना को अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा टीवी जो हमें सिग्नल नहीं देगा। ये तो आप समझते हैं। इसी तरह से जब आप बाल काटते हो तो बॉडी नहीं समझ पाती है कि भाई अभी कौन सा मौसम है, ठंड है या गर्मी है, या किसी तरह से हमारे बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है, इसका जजमेंट बॉडी नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी के अंदर आमतौर पे हम लोग कहते हैं दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक ग्लैंड्स एंड एक्सोथर्मिक ग्लैंड्स, जो हार्मोन्स जनरेट करते हैं। उन ग्लैंड का जो काम होता है हार्मोन्स को जनरेट करना, और जो हार्मोन्स जो है उसका काम होता है आपके पास जो भी बीमारी आती है उस बीमारी के लिए एंटीबॉडीज़ को पैदा करना, और उस एंटीबॉडीज़ को लेकर उस बीमारी को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। हवा में कौन सी बीमारी है उसके बारे में शरीर को पहले ही पता चल जाता है। उस बालों को लेकर, बालों से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसको लेकर शरीर पहले से ही उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो बीमारी आपके अंदर आ जाती है तो वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी जो उस बीमारी को ख़त्म कर देती है और आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, आप वहाँ पे वैक्सीन कर लेते हो, दूर दूर तक आपके शरीर के ऊपर कोई भी बाल नहीं है। जहाँ बाल होने चाहिए, जहाँ जहाँ ग्लैंड्स है वहाँ बाल भी है, वो भी हम लोग हटा लेते हैं। छाती के ऊपर बाल, उसको भी हटा लेते हैं। लड़के मैंने देखे वो चेस्ट शेव करते हैं, और चेस्ट शेव करने के बाद ठंड के दिनों में जैकेट खोल के दिखाते भी है, देखो अभी मेरी चेस्ट कितनी ब्यूटीफुल है। ये अज्ञान है। कुछ हद तक हम लोग बीमारी को दावत देते हैं कि भाई आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो जाता है, और ऐसे लोगों को जो है बीमारी पकड़े की ज़रूरत अभी नहीं है तो 6 महीने के बाद, नहीं है तो 1 साल के बाद बहुत बड़ी बीमारी इनको पकड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो आपको जो डेली जो आदत पड़ी होती है कि भाई चलो एक बार वैक्सीन किया, अभी हर 15 दिन में वैक्सीन कर रहे हैं, बालों का नामो निशान नहीं है शरीर के ऊपर, आगे जाके शरीर को पता ही नहीं चलता है कि भाई मुझे करना क्या है। और वो सारे के सारे जिसको हम लोग कहते हैं कि वह हमारा जो हार्मोनल सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जब हार्मोनल सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इम्यून सिस्टम हमारे जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो सबसे पहले आपको बीमारी पकड़ेगी। भाई बाहर बीमारी आई ही नहीं, पहले इस बंदे को पकड़ लिया। तो कहते हैं हमेशा ही बीमार रहते हैं, हमेशा ही बीमार रहते हैं। लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये सारी बीमारियाँ जो है आपको वैक्सीन करने से आ रही है, आपको कोई भी नहीं कहेगा। हम लोग अननेसेसरी जब चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीम
या इस तरह की चीज़ें लगाते हैं कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे जो है, या बेरियम सल्फेट का कोटिंग करते हैं। बेरियम सल्फेट क्या होता है, जो आपका जो पाउडर होता है या कॉस्मेटिक्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरियम सल्फेट में बनते हैं। उसको लेकर जो हमारी जो त्वचा है, स्किन जो है, वो रेस्पिरेट नहीं कर सकता। जिस तरह से हम लोग बॉडी रेस्पिरेट करते हैं वैसे त्वचा के हर सेल रेस्पिरेट करते हैं। अगर आप सुबह शाम 365 डेज 24/7 अगर आप क्रीम लगाते हो या आप किसी तरह से पाउडर लगाते हो या कॉस्मेटिक्स लगाते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में बहुत सी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर जानी चाहिए वो नहीं जाती है, और ये भी एक बीमारी की जड़ हो सकती है। तो कई सारी बीमारियां हम लोग जो है ब्यूटी पार्लर से ले आते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान से सोचो और ऐसी आदतें बना लो कि इनसे हम लोग थोड़ा सा दूर रहे। अगर कोई घर में फंक्शन है तो उस टाइम चलो कुछ चेहरे के ऊपर काम करो, लेकिन अदरवाइज जो है कि भाई सारी ज़िंदगी पर इस चीज़ से जो है जुड़े रहना सही नहीं है, और आपके शरीर के ऊपर बालों का होना ज़रूरी है। वैसे हम लोग कहते हैं दूसरे हमारे जो जिम्नास्टिक्स जो बने हैं भाई, आज जो हेल्थ सेंटर्स जो बने हैं उसके अंदर अलग अलग तरह की जो आपसे जो है कसरतें की जाती है, और आप जब पसीना पसीना हो जाते हो, जब आप ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, इतना फास्ट दौड़ते हो, जितना आप दौड़ोगे, जितना वजन उठाओगे, जितना आप काम करोगे जिम के अंदर, सबसे पहले तो वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, एसी लगा होता है। पता नहीं कितने लोग वहाँ पे आके एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने लोगों की जो है श्वास बाहर निकल रहा है, वो सारी की सारी बीमारियाँ आप अंदर ले लेते हो, और अल्टीमेटली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो सकता है। तो जितने भी लोग जिम में जो जाते हैं वो भी कुछ हद तक जो है बीमारी को दावत देते हैं। अगर वाकई में अगर आपको वर्कआउट करना है तो बगल के पार्क में चले जाओ, वहाँ पे सूर्य नमस्कार करो, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलता है। बॉडी स्ट्रेच करना चाहिए, हाँ बस दैट्स इट, बॉडी स्ट्रेच करना चाहिए। एक छोटा सा फार्मूला आप यहाँ पे याद रखने की कोशिश करो। देखो, हम लोग कहते हैं कई बार कि बिकॉज आपको भगवान ने कुछ गिनती की सांसें दी है, आपको भगवान ने कुछ गिनती की सांसें दी है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, आमतौर पर एक हेल्दी इंसान जो है 15 बार 15 टाइम्स वो रेस्पिरेशन करता है। सांस अंदर लेना बाहर निकालना, अंदर लेना बाहर निकालना, ये 1 मिनट में 15 बार होता है। जो लोग भाई मेडिटेशन करते हैं, योगिक प्रैक्टिस करते हैं वगैरह, उनका जो है सांसों जो है कम भी हो सकता है, 10 तक उन लोग ले आते हैं। तो 10 बार जो है सांस लेंगे, सांस निकालेंगे, सांस लेंगे, सांस निकालेंगे। तो इस तरह कि भाई जो लोग कम सांस लेते हैं और कम सांस छोड़ते हैं वो ज़िंदगी ज़्यादा जिएंगे, क्योंकि गिनती की सांसें हमने लाई है। वो गिनती की सांसें हम लोग प्रिजर्व करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट, जब आप जिम में जब वर्कआउट करते हो तो आपकी सांस फूलती है, आपको इतनी ज़्यादा सांस चलती है कि भाई 15 टाइम्स पर मिनट की जगह पे वो 20-25 टाइम्स पर मिनट आप लेते हो। इसका मतलब अननेसेसरी आपके गिनती की सांसों को एग्जॉस्ट कर देते हो, वेस्ट कर देते हो, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ कम हो सकती है। जिस बंदे को 80 साल तक जीना है वो 60 साल में ही चला जाएगा, जिसको 60 साल में जाना है वो 50 साल में ही चला जाएगा। तो इसलिए कि थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच उसके ऊपर लेके चलो, और इस अंदाज में एक्सरसाइज करो जिसके अंदर सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना मोर देन सफिशिएंट होता है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी हेल्थ आपके पास रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई दुख क्या होता है। आमतौर पे हम लोग उसको क्लेश कहते हैं। भाई क्लेश क्या होता है, दुख हमारे हिस्से में क्यों आता है, अगर दुख आता है तो हमें उसे कैसे पहचानना चाहिए, उसका रेमेडी क्या हो सकता है, उसका उपाय क्या हो सकता है, इसके ऊपर जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।